हेलो दोस्तों, जितेश स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग जो 2025 में हिस्ट्री क्वेश्चन से जो शॉर्ट क्वेश्चन 30 वो पूछता है, जिसमें से देना है 15 को। तो आज हम लोग पार्ट 1 देखेंगे, जो VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो शॉर्ट क्वेश्चन होगा, जो 15 क्वेश्चन जो पूछा जाता है, देना रहता है, तो इसी समय से आने की संभावना है। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं और अच्छी तरह समझेंगे। जितने भी क्वेश्चन दिया गया है सबको एक एक करके सीखेंगे और सोचेंगे, कोशिश करेंगे कि थोड़ा अच्छा से याद कर लें। चलिए तो शुरुआत करते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, हिस्ट्री का पार्ट नंबर फर्स्ट है और पहला क्वेश्चन है। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है, हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख केंद्रों के नाम लिखे। यानी हड़प्पा सभ्यता के 4 गो प्रमुख केंद्रों के नाम लिखना है। हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख केंद्र कौन कौन से होते हैं? यह 2022 से पूछा गया है, 23 से पूछा गया है, 24 से पूछा गया है। तो इस तरह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो बार बार पूछा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? हड़प्पा सभ्यता के 4 स्थल निम्न प्रकार से हैं। यानी हड़प्पा सभ्यता के जो 4 केंद्र हैं वो प्रमुख केंद्र वो कौन है? तो पहला हो गया लोथल, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा धौलावीरा और चौथा कालीबंगा। यह हड़प्पा सभ्यता के इंपॉर्टेंट जो प्रमुख केंद्र हैं, जो केंद्र कह सकते हो। हड़प्पा सभ्यता के 4 केंद्र कौन कौन से हैं? तो पहला में क्या बोलेंगे? लोथल, दूसरा में मोहनजोदड़ो, तीसरा में धौलावीरा और चौथा में कालीबंगा। यह क्या है? हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख केंद्र के नाम है, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जाम्पल में भी पूछता है। चलिए तो हम लोग फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है? बुद्ध के संदेश भारत के बाहर किन किन देशों में फैले। यानी बुद्ध का जो संदेश था, महात्मा बुद्ध का जो संदेश था, वह भारत के अलावे बाहर किन किन देशों में गया हुआ है ना? उसका नाम बताना है। उसमें से 2 देश का नाम बताया। यह 23 में क्वेश्चन पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो कहता है बुद्ध का संदेश भारत से बाहर निम्न देशों में फैला हुआ है। तो पहला में क्या है? वियतनाम और दूसरा में थाईलैंड। अगर ऑब्जेक्टिव पूछता है ना कि बुद्ध के संदेश जो है भारत के अलावा किन किन देशों में फैले हुए हैं, तो पहला क्या लिखेंगे? वियतनाम और दूसरा थाईलैंड। ऑब्जेक्टिव पूछता है तो इस तरह से देंगे जो ऑप्शन रहेगा। ऐसे तो बहुत सारे देश में गए हैं, लेकिन अगर पूछा जाए तो मुख्य रूप से तो वह किस में? वियतनाम और थाईलैंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नैनार कौन थे? जो 2024 से पूछा गया और बहुत ऐसा जो क्वेश्चन है जो प्रत्येक साल रिपीट कर देता है। तो ऐसा नहीं सोचेंगे जो 24 से पूछ दे वो 25 में नहीं पूछेगा, ऐसा सोचने की संभावना, ऐसा हम लोग गलती नहीं करेंगे। चलिए तो नैनार कौन थे? तो इसका आंसर क्या होगा? कहता है दक्षिण भारत के शासक, जो दक्षिण भारत के शासक थे पल्लव काल में, है ना? जो दक्षिण भारत के शासक थे वो किस काल में? पल्लव काल में। शैव धर्म के प्रसारक थे। कौन थे? प्रसारक थे किसका? शैव धर्म के। कौन काल में? पल्लव काल में। पल्लव काल में कौन धर्म के प्रसारक थे? शैव धर्म के। कहाँ के? दक्षिण भारत के। और जो भक्त, जो प्रसारक करने वाले जो व्यक्ति थे, भक्त बोलिए या अनुयायी बोलिए, उसी को बोला जाता था नैनार। इसे क्या लिखेंगे सर? तो दक्षिण भारत के, है ना, जो शासक थे, दक्षिण भारत क्या थे? शासक थे। वो पल्लव काल में क्या किए? शैव धर्म का प्रचार किए, है ना। और जो प्रचार करने वाले भक्त बोलिए या अनुयायी बोलिए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते थे? नैनार बोलते थे। क्या बोलते थे उसको? नैनार बोलते थे। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, वर्ण और जाति में अंतर बताना है। जो 24 से पूछा गया है। तो वर्ण और जाति में क्या बताना है? अंतर बताना है। तो चलिए पहले वर्ण के बारे में जानते हैं। तो कहता है वर्ण बड़ा समूहवाचक शब्द। वर्ण जो होता है वह बड़ा समूहवाचक शब्द है और जाति छोटा समूहवाचक शब्द है। वर्ण और जाति में अंतर बताएगा तो क्या लिखेंगे? तो वर्ण जो है बड़ा समूहवाचक शब्द है और जाति छोटा समूहवाचक शब्द है। वर्ण हमारे कर्म को बताता है। वर्ण किसको बताता है? कर्म को। और जाति वंश को। वर्ण बताएगा कर्म को और जाति क्या बताएगा? वंश। यानी हम लोग किस जात से आते हैं। उसी तरह अगर फिर से समझ लीजिए, वर्ण और जाति। तो वर्ण बड़ा समूहवाचक होता है, वर्ण हमें कर्म बताता है, जाति छोटा समूहवाचक होता है और जाति हमें क्या बताता है? वंश को बताता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है बौद्ध एवं जैन धर्म की 2 समानताएं। यानी दोनों, बौद्ध धर्म की और जैन धर्म की, दोनों की क्या समानता थी, इसके बारे में बताना है, जो 2022 और 23 में पूछ दिया है। चलिए तो कहता है बौद्ध और जैन धर्म की 2 समानताएं निम्नलिखित है। तो पहला क्या है? दोनों धर्म में
त्रिरत्न की व्यवस्था थी, त्रिरत्न की व्यवस्था थी। दोनों में क्या व्यवस्था थी? त्रिरत्न। और दूसरा क्या कहता है? दोनों धर्म में अहिंसा के समर्थक है। कैसे? सत्य और अहिंसा के महात्मा गांधी पुजारी थे। सत्य और अहिंसा के महात्मा गांधी पुजारी थे, है ना। ठीक उसी प्रकार दोनों धर्म में किसके समर्थक थे? अहिंसा के। और दोनों धर्म में क्या थे? त्रिरत्न थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कहता है गुप्त काल के मंदिरों का नाम बताएं। गुप्त काल के कोई मंदिर है उसका नाम बता दीजिए। तो गुप्त काल के मंदिर जो है वह बहुत सारा है। तो कहता है विष्णु मंदिर, जो विष्णु मंदिर है वह गुप्त काल का है ना, जो तिगवा जबलपुर में है और यह कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा गुप्त काल के निर्मित मंदिरों का नाम लिखे। तो गुप्त काल के मंदिर कौन है? विष्णु मंदिर। गुप्त काल में किसका पूजा होता था? विष्णु मंदिर, विष्णु भगवान का, है ना, जो कहाँ पे? तिगवा जबलपुर में है। और किस राज्य में? मध्य प्रदेश राज्य में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे और यह किस उसका कार्यकाल क्या था? यह 2022 में क्वेश्चन पूछा। तो कहता है हर्यक वंश के संस्थापक जो थे वह विसिम सार थे। कौन थे? विसिम सार थे। किसका? हर्यक वंश के संस्थापक, स्थापना वही किए थे। और इसका जो शासनकाल था वह 544 ईसा पूर्व से लेकर 493 ईसा पूर्व। ईसा मसीह के जन्म से पहले उल्टा चलता था जन्म तिथि, ठीक है ना, इसीलिए ईसा पूर्व होता है, यानी पहले 544 उसके बाद 493। तो हर्यक वंश का संस्थापक विसिम सार था, जिसका शासनकाल था कब? 544 से लेकर 493 ईस्वी पूर्व तक। अगला क्वेश्चन कहता है हड़प्पा लिपि के बारे में आपको बताना है। कौन सी लिपि के बारे में? हड़प्पा लिपि 2021 से पूछा है और यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछता ही है। चलिए, तो कहता है यह लिपि आज तक नहीं पढ़ी जा सकी, यानी यह ऐसा जो हड़प्पा जो लिपि है आज तक इसको कोई पढ़वे नहीं किया है, मतलब पढ़ा ही नहीं जा सकता था। पर निश्चित रूप से यह वर्णमालीय नहीं थे, यानी निश्चित रूप से जिस तरह से हम लोग का वर्ण है उस तरह से यह वर्णमालीय नहीं रहा था, क्योंकि वर्णमाला की तरह रहता तो पढ़ लेते, लेकिन यह वर्णमालीय नहीं था क्योंकि इसमें चिन्हों की संख्या कहीं से अधिक है, यानी इसमें सिर्फ चिन्ह का संख्या ज़्यादा था। हम लोगों में चिन्ह का संख्या कम है लेकिन लिखना ज़्यादा है वर्ण में, लेकिन यहाँ पे चिन्ह का संख्या ज़्यादा था, इसीलिए इसको पढ़ा जाना संभव नहीं था। और ऐसा प्रतीत होता है कि यह लिपि है ना दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, यानी दाईं से, यानी उर्दू की तरह, यानी इस साइड से हम लोग अपने कॉपी में इस तरह से लिखते हैं, लेकिन यह ऐसा प्रतीत होता है हड़प्पा लिपि यह इस तरह से लिखते हुए इस तरह हम लोग जाते थे। चलिए, तो फिर से एक बार देख लेते हैं। कहता है यह लिपि आज तक नहीं पढ़ी जा सकी, है ना, क्योंकि यह निश्चित रूप से क्या था? वर्णमालीय था, क्योंकि इसमें चिन्हों की संख्या ज़्यादा थी, है ना, और ऐसा लगता है कि यह दाईं से बाईं ओर लिखा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है उत्खनन से आप क्या समझते हो? उत्खनन से आप क्या समझते हो? कहता है प्राचीन सभ्यताओं की खोज करने के लिए, प्राचीन मतलब पुराना वस्तु को है ना खोज करने के लिए, उनके सभ्यता को खोज करने के लिए पुरातत्व विभाग के व्यक्तियों के द्वारा, पुरातत्व यानी जो खोदने वाला होता है ना उसको बोलते हैं पुरातत्व विभाग, जो धरती को, पत्थरों को, खनिजों को खोदता है। तो पुरातत्व विभाग के है ना व्यक्तियों द्वारा किसी स्थान को विशेष रूप से क्या किया गया? खुदवाई कराना ही उत्खनन कहलाता है। यानी कोई वस्तु है, अगर मान लो राजा महाराजा कोई सामान है, उसको क्या कहेगा कि यहाँ पे धरती पे, मान लो यहाँ पे कोई धरती है और गांव के कोई लोग हैं, वो क्या बोलेंगे कि इस धरती पे अंदर है ना सोना का छिपा हुआ या राजा महाराजा का महल है, तो क्या करेगा ये लोग इसको खनने के लिए क्या देगा? खनने के लिए इसको आज्ञा दे देगा। तो यहाँ पे जो खनेगा और खनना है क्या कहलाएगा? खुदाई करवाना है क्या कहलाएगा? उत्खनन कहलाएगा। अगला चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है अभिलेख से आप क्या समझते हो? ये 2020 में क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। अभिलेख से आप क्या समझते हो? तो अभिलेख कहने का मतलब सीधे समझ लीजिए, राजा महाराजा पहले क्या करते थे, जितने भी राजा महाराजा थे वह क्या करते थे, चट्टानों पे या पत्थरों पे, है ना, या स्तंभों यानी खंभों पे या गुफाओं में, है ना, अपनी सामग्री क्या करते थे? उपयोग होता था, जो उपयोग आदेश था, तो लिखित सामग्री यानी लिखवाते थे। पहले तो सामान नहीं रहता लिखने वाला, तो वह पत्थरों पे या चट्टानों पे या स्तंभों पे क्या करते? अपने नियम को लिखवाते, यानी अभिलेख को क्या करते थे? लिखवाते थे, है ना। और जो लिखवाते थे उसी को हम लोग बोलते हैं अभिलेख के नाम से उसको क्या करते हैं? जानते हैं। कहता है सबसे पहले यानी सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेस, सबसे पहले किसका बात आ रहा है? सबसे पहले क्या किया? जेम्स प्रिंसेस नामक एक अंग्रेज
क्या थे, अधिकारी ने अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता पाई थी। यानी अशोक के जो अभिलेख थे, अभिलेख कहने का मतलब अभी पता है, जो पत्थरों पे चट्टानों पे क्या करता था, लिखवा दिया जाता था, ताकि आने वाले मेरे जो पीढ़ी हो क्या करें, पढ़े, क्योंकि उस समय साधन नहीं था रखने का। तो अंग्रेज के जो वैज्ञानिक, अंग्रेज के जो अधिकारी थे, है ना, उसको अशोक के अभिलेख के पढ़ने के लिए क्या सफलता पाई, जो ब्राह्मणी लिपि और प्राकृतिक भाषा में थे। यानी अशोक के जो अभिलेख थे वो कौन लिपि में थे, तो ब्राह्मणी लिपि और प्राकृतिक भाषा में थे। बाद में चलकर विभिन्न स्तंभ लिखे, शिलाभिलेखे, गुहा अभिलेख प्रकाश में आया, जिससे अशोक एवं अन्य शासकों के विषय में हमें क्या हुई, जानकारी प्राप्त हुई। चलो इसको समझते हैं। तो जो चट्टानों पे, है ना, पत्थरों में, स्तंभों में, पत्थरों और स्तंभों में, स्तंभ में क्या किए, लिखवाए, है ना। तो जो राजा महाराजा अपने नियम को लिखवाते थे, तो उसी को हम क्या बोलते थे, अभिलेख जानते थे। सबसे पहले क्या किया, अंग्रेज के एक अधिकारी थे, अंग्रेज के क्या थे, अधिकारी, जिसका क्या नाम था, जेम्स प्रिंसेस। वह क्या किया, अभिलेखों को, है ना, अशोक के अभिलेख को पढ़ने में क्या किया, सफलता पा लिया। और वो जो किस लिपि में था, ब्राह्मणी लिपि और प्राकृत भाषा में था। और बाद में चल करके अन्य शासकों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई। चलिए, तो यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की शिक्षा क्या थी। यानी महात्मा बुद्ध की शिक्षा के बारे में आपको बताना, जो 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। तो कहता है, गौतम बुद्ध का मानना है कि मानव जीवन में दुखों से भरा हुआ है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि मानव का जो जीवन है, किसका जीवन, मानव का जो जीवन वह किससे भरा हुआ है, दुखों से भरा हुआ है। और इन दुखों के कारण माया, मोह, तृष्णा, लालच इत्यादि है। और दुख क्यों होता है, क्योंकि आपके अंदर लोभ होगा, मोह होगा, लालच होगा, यह सब क्या होगा, जिसके कारण आदमी क्या होता है, दुखी होता है। दुखी पर विजय प्राप्त करने की सच्चा सुख प्राप्त किया जा सकता है। यानी दुखी पर जो व्यक्ति विजय पा लेता है, उसे हम सच्चा सुख एक तरह से कह सकते हैं। इसके लिए बुद्ध ने आस्टिंग मार्ग या मध्यम मार्ग पर जोर दिया। वह आस्टिंग मार्ग पर क्या किया था, जोर दिया, किसके लिए, ताकि लोग दुखी न हो। जो इस प्रकार है, तो पहला क्या है, सम्यक दृष्टि होना चाहिए। जो व्यक्ति दुखी नहीं रहना चाहते हैं, उसका दृष्टि कैसा होना चाहिए, सम्यक होना चाहिए। सम्यक संकल्प, यानी दृष्टि जो है, उसको जो देखने का नज़रिया है वह एकाग्रता से देखनी चाहिए और पॉजिटिव सोचना चाहिए। उसी तरह उनका जो संकल्प है वह दृढ़ संकल्प होना चाहिए। कोई भी अगर सोचे तो उसको पूरा करके ही रखेंगे। उनका जो वाणी है वह मीठा होना चाहिए। प्लस में उनको कर्म करना होगा। कर्म करो, फल की प्रतीक्षा मत करो, कहा भी गया है। तो इसीलिए हमें कर्म करना होगा, न कि फल की प्रतीक्षा करना होगा। उसके बाद आजीव, यानी हमें जब तक जीवित रहेंगे तब तक हमें क्या करना होगा, अपना कर्म करना होगा। उसके बाद व्यायाम, एक्सरसाइज करिए, स्मृति रखना होगा। और उसके बाद समाधि, लास्ट में समाधि करने का मतलब मृत्यु का जो अंतिम शब्द जो फूका जाता है। तो इस सब के बारे में जो जान जाएगा, तो उसी को वो व्यक्ति कभी भी जीवन में दुखी नहीं हो सकता। इसीलिए कहा गया महात्मा बुद्ध की यही क्या थी, शिक्षा थी। शिक्षा क्या थी, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, वाणी, कर्म, आजीव, व्यायाम, स्मृति और समाधि, इनकी क्या थी, शिक्षा थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, क्यों। यानी समुद्रगुप्त जो था वह उसे भारत का नेपोलियन कहा गया है, क्यों। यह 2022 में और 2020 में दोनों में क्वेश्चन पूछा है। चलिए, कहता है, समुद्रगुप्त को समुद्र का जो शासन काल था वह 335 से लेके 375 तक था। यानी समुद्रगुप्त का जो शासन काल था वह कब से कब था, तो 335 से लेकर 375 तक था, है ना। गुप्त जो था, सम्राट ने, क्या बोलते हैं, समुद्रगुप्त ने क्या किया, मगध राज की शक्तिशाली बनाकर, मगध राज क्या बना दिया, शक्तिशाली बनाया। किसको बना दिया, मगध राज को शक्तिशाली बनाकर तथा छोटे छोटे राज्यों को क्या किया, जीत कर देश में राजनीतिक एकता की स्थापना की। क्या बोलते हैं, सम्राट क्या किया, यानी सम्राट क्या किया, वह मगध को क्या किया, शक्तिशाली राज्य बना दिया। और छोटे छोटे राज्यों में क्या किया, जीत करके देश में एक राजनीतिक एकता का स्थापना किया। उसकी महान सैनिक सफलताओं के कारण, यानी उनका जो सैनिक था क्या था, महान था, और वो सफल भी होते चला गया, जिसके कारण डॉक्टर B.A. स्मिथ ने उसे भारतीय नेपोलियन कहा। किसे, तो समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसे कहा है, तो डॉक्टर B.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को क्या कहा, भारत का नेपोलियन कहा है। आगे कहता है, नेपोलियन ने लगभग यूरोप में इंग्लैंड को छोड़कर सारे देशों को जीता था। कहा जाता है कि नेपोलियन ने लगभग
यूरोप में है ना इंग्लैंड को छोड़ करके, इंग्लैंड यानी जो हम लोग को गुलाम बनाए रखा था, तो यूरोप में सिर्फ इंग्लैंड को छोड़ के बाकी बात सभी देश को क्या किया था, जीत लिया था। कौन? तो नेपोलियन जो था। कहता उसी प्रकार समुद्रगुप्त ने भारत को जीता था। समुद्रगुप्त को जीता था भारत को। भारत में कई ऐसे भी शासक उसकी सत्ता की चुनौती देने वाला नहीं थे, यानी भारत में ऐसे कोई राजा थे, शासक थे जो उससे लड़ाई करने वाला कोई था ही नहीं, उससे कोई लड़ाई करने वाला नहीं था। जैसे में हरिसेन उसके राजकवि ने, यानी हरिसेन उसके राजकवि थे, जो राजकवि ने अपने प्रयाग प्रशस्त में उसका गुणगान किया है। यानी हरिसेन उसके क्या थे, एक राजकवि थे। किसके? समुद्रगुप्त के, जो उसके बारे में क्या किए, गुणगान किया अपने पुस्तक में। महान वीरता होने के कारण उन्हें तुलना नेपोलियन से किया गया। यानी वह क्या थे, एक महान, जिस तरह से नेपोलियन यूरोप में इंग्लैंड को छोड़कर सभी को जीत लिया था, ठीक उसी प्रकार जब भारत में जितने भी राजा थे सबको क्या किया था, जीत लिया था। इसीलिए उन्हें क्या किया, नेपोलियन से तुलना किया गया। और इनका शासनकाल कब से कब है, 335 से 375 तक। और ये नेपोलियन किसे कहा है, तो डॉक्टर B.A. स्मिथ ने कहा है। किसने कहा है, डॉक्टर B.A. स्मिथ ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है खालसा पंथ का स्थापना किसने और कब किया था। खालसा पंथ का स्थापना किसने और कब किया था। चलिए तो शुरू करते हैं। कहता है खालसा पंथ का जो स्थापना गुरु गोविंद सिंह किए थे। सिखों के 10वें गुरु थे। सिखों के क्या थे, 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह थे। जो सिख धर्म के 10वें गुरु थे, यहाँ भी दिया गया है, सिख धर्म के 10वें गुरु थे। इन्होंने वैसाखी के दिन, किस दिन, वैसाखी के दिन 1699 ईस्वी में खालसा पंथ का क्या किया, स्थापना किया था। कब किया था, 1699 में। किस पंथ का, खालसा पंथ का स्थापना किया था। और सिख धर्म के 10वें गुरु थे, और सिख धर्म के प्रथम गुरु वह गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह थे। किसके, सिख धर्म के। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अकबर ने यात्रा कर क्यों समाप्त किया, 2 कारण लिखे ना, जो दोनों इसमें क्वेश्चन पूछा गया। अकबर ने यात्रा कर क्यों समाप्त किया, इसका कारण 2 को बताना। चलिए पहले समझते हैं। तो अकबर ने धार्मिक संहिता की नीति को अपनाया। किसको अपनाया, कौन नीति को, धार्मिक संहिता की नीति क्या किया और अपनाया। और भारतीय हिंदू के लिए तीर्थ यात्रा कर 1563 ईस्वी में क्या किया, समाप्त कर दिया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अकबर ने यात्रा कर कब समाप्त किया, तो 1563 ईस्वी में किया, है ना। क्योंकि यह हिंदुओं को है ना धार्मिक रूप से प्रताड़ित नहीं करना चाहते, यानी हिंदुओं को धार्मिक रूप से कष्ट नहीं देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने 1563 ईस्वी में यात्रा कर क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। अब चलते हैं, इसका कारण 2 को बताना है। तो पहला कारण क्या था, अकबर द्वारा धार्मिक संहिता की नीति पालन करने के कारण, या कौन नीति को अपनाया था, धार्मिक संहिता की नीति को अपनाया था। और दूसरा क्या था, हिंदू यानी क्षेत्रीय के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने के कारण, यानी यह हिंदू के साथ क्या किए थे, शादी करना चाह रहे थे और वैवाहिक संबंध रखते थे, इसीलिए वह यात्रा कर क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। जो इनकी जोधा क्या थी, पत्नी थी, जो एक हिंदू थी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तात्या तोपे कौन था और इसकी मृत्यु कैसे हुई, यह 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। तात्या तोपे है ना, वो 1857 की विद्रोह में कानपुर के शासक नाना साहब के नेतृत्व में, सेना के नेतृत्व में करता था। यानी तात्या तोपे 1857 ईस्वी में जो विद्रोह हुआ था, वह कानपुर के शासक नाना साहब कहाँ के शासक थे, कानपुर के थे, है ना। उनके नेतृत्व में, एक सेना के नेतृत्व में काम कर रहे थे, सेना के पद पे थे, है ना। परवन के जंगल में, किसके जंगल में, परवन के जंगल में नरवर के राजा, परवन के जंगल में एक राजा था, उसका नाम था नरवर का वो राजा था, जिसका नाम था मान सिंह। मान सिंह ने अंग्रेजों से मिलकर, वो अंग्रेजों से क्या किया, मिल गया और तात्या को सोते हुए पकड़वाया। तात्या जो थे उसे सोते हुए क्या किया, पकड़वा दिया। कौन, मान सिंह। किससे मिलके, अंग्रेज से मिल करके। वह कहाँ का राजा था, नरवर का राजा था। और 15 अप्रैल 1859 को, 15 अप्रैल, सॉरी पीछे हो गया, यहाँ दिया है 15 अप्रैल 1859 को क्या किया गया, इनको शिवपुरी में तात्या तोपे को क्या कर दिया गया, मार्शल किया गया। कब किया गया, तो 15 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में तात्या तोपे को कोर्ट में हाजिर किया गया। उसके बाद उसको मैदान में क्या दिया गया, फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। किसको, तो तात्या तोपे को। चलिए, तो तात्या तोपे किसके नेतृत्व में सेना के काम कर रहे थे, तो नाना साहब के। वह कहाँ के शासक थे,
कानपुर के। यह कब का बात है? 1857 के विद्रोह में। चलो, इनको किस जंगल में पकड़ा गया? तो प्रोन के जंगल में सोते हुए पकड़ा गया। कौन राजा पकड़वाया? तो नरवर के राजा, है ना, मान सिंह। किससे मिलके? अंग्रेज से मिल करके सोते हुए पकड़वा लिया। कब? तो 15 अप्रैल 1859 को इनको सोते हुए क्या किया? पकड़वा लिया गया और शिवपुरी में इसे कोर्ट में सजा किया गया, पहुंचाया गया और उन्हें उसके बाद उसे मैदान में क्या दे दिया गया? फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। चलिए, तो आशा करते हैं कि अब जो 15 क्वेश्चन है पार्ट 1 है ना, आप लोग इसको अच्छी तरह से क्वेश्चन देखिए। इसी तरह हम पार्ट 10 लाने वाले हैं ताकि आपको जो भी सब्जेक्टिव हो, एक भी एग्जाम में क्वेश्चन ना हो और 100 में 100% हम लोग आंसर लिया। और चाहते हैं कि और इसी तरह और क्वेश्चन आंसर आप लेना चाहते हैं तो मेरे इस मोबाइल नंबर पर मैसेज कीजिए ताकि आप लोगों को जो भी नोट्स मिल सकता है और इस पर अच्छी तरह से आप लोग तैयारी करके 90% नंबर ला सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आशा करते हैं यार वीडियो आप लोग को अच्छा लगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।